हाँ, सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्यारंभ में पुनः स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कशन किया था। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 100 किलोमीटर से बिलो होती है और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 250 किलोमीटर और 100 किलोमीटर के बीच में होती है और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ अबव 250 किलोमीटर्स होगी, 1000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो जब हम लेंथ बढ़ाते जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन की या लेंथ ट्रांसमिशन लाइन की बढ़ती जाती है, उससे शंट एडमिटेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो शंट एडमिटेंस को हमें कंसीडर करना पड़ता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में हमने शंट एडमिटेंस y को 0 ले लिया था, जो इसके दो पार्ट होते हैं G प्लस JB। उसमें G और B दोनों को हमने कंसीडर नहीं किया था, 0 लिया था। फिर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के केस में कंडक्टेंस, शंट कंडक्टेंस जो कि होता है रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस, तो शंट कंडक्टेंस को यानी कैपेसिटेंस को हमने पैरेलल में कंसीडर किया था, इसका इफ़ेक्ट कंसीडर किया था। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में दोनों का इफ़ेक्ट कंसीडर करेंगे, इस कंडक्टेंस का भी और ससेप्टेंस का भी इफ़ेक्ट हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का एक सेक्शन ड्रॉ किया गया है यहाँ पर। तो ये जो पैरेलल ब्रांच दिख रही है आपको, ये एडमिटेंस की ब्रांच है। तो हमें इस एडमिटेंस को कंसीडर करना पड़ेगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए के केस में, फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो अब यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में लंप पैरामीटर यूज़ किया था हमने। लंप पैरामीटर का मतलब है कि सारे जो ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस है वो हम एक ही जगह पर हमने कंसीडर कर लिया था। जैसे हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में हमने मिडिल में कंसीडर कर लिया कि ये जेड जो है ये ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस है, यहाँ पर सेंडिंग इन वोल्टेज है और यहाँ पर रिसीविंग इन वोल्टेज है, ये करंट है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के केस में दो मॉडल हमने कंसीडर किए थे। एक टी मॉडल जिसमें हाफ ऑफ द इम्पीडेंस सोर्स साइड और हाफ ऑफ द इम्पीडेंस लोड साइड कंसीडर किया था, और बीच में एक कैपेसिटेंस यानी ससेप्टेंस कंसीडर किया था। तो ये हमने टी मॉडल मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के टी मॉडल में हमने कंसीडर किया, टी रिप्रेजेंटेशन में कंसीडर किया था। उसी तरीके से पाई मॉडल, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के पाई मॉडल में हमने हाफ ऑफ दिस ससेप्टेंस और द एडमिटेंस हमने सोर्स साइड कंसीडर किया था, और फिर ये ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस और हाफ ऑफ द ससेप्टेंस लोड साइड कंसीडर किया था। तो ये पाई मॉडल था। लेकिन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में हमें डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स लेने हैं, क्योंकि लेंथ लाइन की बहुत लंबी होती जाती है, जिसमें 100 या 250 किलोमीटर्स के कई सेक्शन हो सकते हैं। तो इस वजह से हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स कंसीडर करेंगे। तो इस डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स में जो जेड है, ये जेड इज़ द इम्पीडेंस ऑफ यूनिट लेंथ। जेड इज़ द इम्पीडेंस ऑफ यूनिट लेंथ। अगर हम उसको स्मॉल सेक्शन dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस सेक्शन का इम्पीडेंस मिल जाएगा। उसी तरीके से y जो है, y इज़ द एडमिटेंस ऑफ द यूनिट लेंथ। देन हम इसको dx से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस छोटे से सेक्शन का हमको एडमिटेंस मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस पूरी लाइन को एनालाइज करने के लिए हम डायनामिक इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करेंगे, और इसमें एक सेक्शन के लिए इक्वेशन लिख करके हम पूरी लाइन की इक्वेशन को लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अगर हम इस छोटे से सेक्शन की बात करें तो जो इसके क्रॉस, इस छोटे सेक्शन के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी dVx। ये यहाँ पर इस लाइन की लेंथ x है, तो x की वैल्यू, और इस लाइन की लेंथ l है, तो यहाँ पर l की वैल्यू 0 यानी x हमने ले लिया वेरिएबल लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी और x की वैल्यू यहाँ पर l होगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर l हो जाएगी। तो अब यहाँ पर यहाँ के लिए इक्वेशन, अगर इस सेक्शन के लिए वोल्टेज ड्रॉप लिखें कि dVx क्या होगा इस छोटे सेक्शन में, तो आपको दिख ही रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ Ix इंटू जेड dx। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो Ix करंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और जो dIx करंट यहाँ पे बाईपास हो जा रही है। यहाँ जो करंट जा रही है वो
आई एक्स करंट यहाँ ड्रॉप हो जा रही है, और जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम आई एस आई आर न कह के एक्स के स्पेस के फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करें तो वो करंट आई एक्स करंट है। सो डी वी एक्स इक्वल टू आई एक्स इंटू जेड एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वी एक्स अपॉन डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू द आई एक्स इंटू जेड। वहीं करंट के लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो करंट की इक्वेशन हो जाएगी डी आई एक्स इक्वल टू वी, इसके क्रॉस जो पैरेलल ब्रांच है इसलिए इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वी एक्स होगा। तो वी एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर ये जो डी आई एक्स आ जाएगा, डी आई एक्स अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू वी एक्स इंटू वाई। तो अगर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर दें तो ये हो जाएगा डी टू वी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये डी आई एक्स अपॉन डी एक्स इंटू जेड। अब डी आई एक्स जेड की जगह ये इक्वेशन अगर इसमें हम रख दें तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी डी टू वी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स वी वाई वी एक्स वाई इंटू जेड। अब यहाँ पर ये एक डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम इसका एक जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो जनरल सोल्यूशन इसका आएगा वो उसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स में टाइम वेस्ट होगा करने में। तो यहाँ वी एक्स का जो सोल्यूशन आएगा दैट वी एक्स विल बी इक्वल टू द सी वन ई टू द पावर गामा एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। तो इस टाइप से इसका सलूशन आ जाएगा। तो अगर हम इसको एक बार और इसका डिफरेंशियल कर दें करंट को फाइंड आउट करने के लिए, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो करंट को फाइंड आउट करने के लिए इसी इक्वेशन का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें डी वी एक्स अपॉन डी एक्स दैट विल गिव यू सी वन गामा ई टू द पावर गामा एक्स माइनस सी टू गामा ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। यहाँ पर सी गामा एक कांस्टेंट है, यहाँ पे गामा एक कांस्टेंट है जिसको हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं। प्रोपोगेशन कांस्टेंट, तो इस गामा की वैल्यू होती है रूट स्मॉल वाई इंटू स्मॉल जेड। तो ये इसके सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल इक्वेशन में ये टर्म आता है जिसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया, लेकिन ये इसका एक ये मीनिंगफुल कांस्टेंट होता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो गामा को कहते हैं हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है अंडर वाई इंटू जेड। तो अगर यहाँ पर वी एक्स ठीक है डी वी एक्स बाई डी एक्स है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये अगर हम इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो यहाँ आई एक्स के लिए हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आई एक्स की वैल्यू इसको हम आगे यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आई एक्स इंटू जेड, इसकी जगह पर हमने ये रख दिया आई एक्स इंटू जेड दैट विल बी इक्वल टू सी वन गामा ई टू द पावर गामा एक्स माइनस सी टू गामा ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। अब जेड से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा सी वन। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें तो हमको लिख सकते हैं जेड बाई गामा और माइनस सी टू अपॉन स्मॉल जेड बाई गामा ई टू द पावर माइनस गामा एक्स। अब ये जेड बाई गामा को हम जेड सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड सी इज नोन एज ए कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, और ये जेड सी की वैल्यू जैसा यहाँ पे दिख रहा है स्मॉल जेड बाई गामा है, और गामा की वैल्यू है रूट जेड वाई इंटू जेड। तो जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाती है रूट जेड बाई वाई, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस की वैल्यू। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दें अगर हम, तो हमारे पास आई एक्स आ गया
आई एक्स इज C1/ZC, यहाँ पर ये मिसिंग टर्म है e की पावर गामा एक्स, e की पावर गामा एक्स माइनस C2/ZC e की पावर माइनस गामा एक्स। तो इस टाइप से ये आई एक्स की यहाँ पर एक आई एक्स की इक्वेशन आ गई कांस्टेंट के टर्म में, और ये वी एक्स की इक्वेशन आ गई है कांस्टेंट के टर्म में। तो इस दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम कांस्टेंट की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो हम एक कंडीशन ले लेते हैं, इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं कि जब x इक्वल टू 0 है तब जो वी एक्स है दैट विल बी इक्वल टू वी आर। यहाँ x इक्वल टू 0 पर जो वोल्टेज है वो क्या है, वी आर है, और जो करंट है आई एक्स वो क्या है, आई आर है। तो अगर हम x इक्वल टू 0 रख दें हर जगह पर, यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे, x इक्वल 0 रखेंगे, तो जो वी एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा तो e पावर 0 1 हो जाएगा, तो C1 प्लस C2। और यहाँ पर अगर आई एक्स में 0 रखेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी, आई एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये C1 1/ZC C1 माइनस C2। तो ये वैल्यू आ जाएगी, आई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम C1 और C2 का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ फाइंड आउट करें तो C1 की वैल्यू आ जाएगी वी आर प्लस आई आर इंटू ZC/2, और C2 की वैल्यू आ जाएगी वी आर माइनस, तो यहाँ पर C2 की वैल्यू हो जाएगी वी आर माइनस आई आर इंटू ZC/2। तो इसको अगर हम रिप्लेस कर दें ये वी एक्स में और आई एक्स में, तो वी एक्स में इसमें अगर रखेंगे तो वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वी एक्स C1 है वी आर प्लस आई आर इंटू ZC/2 e की पावर गामा एक्स प्लस वी आर माइनस आई आर इंटू ZC/2 e की पावर माइनस गामा एक्स। तो इस प्रकार से ये हमारे पास वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर कंडीशन ले लेते हैं दैट एट x इज इक्वल टू एल वी एक्स विल बी इक्वल टू वी एस, एक्स एल पर यानी एक्स एल पर वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एस हो जाएगी। तो ये वी एक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वी एस में, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी वी एस विल बी इक्वल टू वी आर प्लस आई आर ZC/2। अब ये जो e की पावर गामा x है ये e की पावर गामा l में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ये दूसरा टर्म आ जाएगा, और e की पावर ये जो गामा x है यहाँ पर माइनस गामा l आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए करंट के लिए भी C1 की वैल्यू रख दें हम वी आर प्लस आई आर इंटू ZC/2 और बाई ZC e की पावर गामा L माइनस वी आर माइनस आई आर ZC/2 ZC e की पावर माइनस गामा L। तो इस टाइप से वी एस और आई एस की वैल्यू हो गई। अब हम इस वी एस और आई एस में, क्योंकि हमें अगर हम इसको टू पोर्ट नेटवर्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमें इस मैट्रिक्स के तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कांस्टेंट के टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ए बी सी डी आई वी आर आई आर इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यानी वी एस को हमें वी आर और आई आर के फंक्शन के रूप में लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पर ये ई पर गामा एल के कांस्टेंट के टर्म में है माइनस गामा एल के, तो हम क्या करें इसमें से वी आर और आई आर कॉमन ले लें। तो इस वी एस की इक्वेशन में से हम वी आर कॉमन ले लें अगर हम, तो जब हम वी आर कॉमन लेंगे तो ये वी आर यहाँ मल्टीप्लाई गामा एल से, तो ई की पावर गामा एल ये प्लस ई की पावर माइनस गामा एल बाई 2, और प्लस में ये आई आर जेड सी है, दोनों ही केस में आई आर जेड सी कॉमन ले लें अगर हम, तो आई आर जेड सी जब हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर
गामा एल माइनस ई की पावर माइनस गामा एल बाई 2। ये वी एस इन आई आर और वी आर के टर्म में आ गया है। इसी तरीके से हम आई एस को भी वी आर और आई आर के टर्म में लिख सकते हैं। तो आई एस इक्वेशन जो होगी आई एस है तो 1/ZC दोनों में है, तो इसमें क्या करते हैं वी एस, अगर वी एस बाई जेड सी यानी वी आर बाई जेड सी अगर हम कॉमन ले लें तो वी आर बाई जेड सी कॉमन लेंगे तो वी आर बाई जेड सी यहाँ पर है, वी आर बाई जेड सी यहाँ पर है, तो आ जाएगा ई की पावर गामा एल प्लस ई की पावर माइनस गामा एल बाई 2 और प्लस यहाँ पर माइनस टर्म है इस वजह से जो है, लेकिन कंसीडर हमको प्लस करना है तो हम यहाँ पर आई आर जो है अगर हम जेड सी से डिवाइड कर देंगे, दोनों टर्म में अगर हम जेड सी से डिवाइड कर देंगे तो जेड सी केवल इसके साथ रहेगा। इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो जेड सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम आई आर कॉमन ले लेंगे। इसमें आई आर हमने कॉमन ले लिया, तो जब हम आई आर कॉमन लेंगे तो ये इसका पॉजिटिव है ई की पावर गामा एल प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस गामा एल बाई 2। तो इस तरीके से ये वी आर और आई आर के टर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर इसको या अब हम जानते हैं कि ई की पावर गामा एल प्लस ई की पावर माइनस गामा एल बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, और इस टर्म को लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक गामा एल। तो इसको अगर हम इससे रिप्लेस कर दें तो यही इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी सिंपल इक्वेशन में वी एस इक्वल टू वी आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एल प्लस आई आर जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल। और आई एस करंट की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे इसकी जगह पर हम रख सकते हैं, ये टर्म हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक, तो वी आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एल अपॉन जेड सी प्लस आई आर, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो इसलिए ये टर्म साइन हो जाएगा। जब हम आई एस की इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन है, इस वजह से ये हो जाएगा वी आर बाई जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल प्लस आई आर कॉस हाइपरबोलिक गामा एल। तो इस टाइप से ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है आई आर और वी आर के टर्म में। तो हम इसके लिए टू पोर्ट नेटवर्क के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख सकते हैं दैट वी एस और आई एस मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखें तो सेंडिंग इन करंट वोल्टेज एंड करंट वी एस आई एस, ए बी सी डी पैरामीटर, ए है कॉस हाइपरबोलिक एच कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, और ये है आपका जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल, ये है जेड सी साइन हाइपरबोलिक गामा एल, और सी पैरामीटर जो है आपका 1/ZC साइन हाइपरबोलिक गामा एल, और ये टर्म है यहाँ पर फिर से कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, और जो यहाँ पर रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग इन करंट। इस टाइप से इस ट्रांसमिशन लाइन को आपने देखा कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हमने टू पोर्ट नेटवर्क के तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम अगर इसको हमें कोई न्यूमेरिकल है जो इस पर सॉल्व करना है, इसको एनालाइज करना है, तो हमें ये कांस्टेंट केवल फाइंड आउट करने हैं, और इस कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के बाद हम इन इक्वेशन इस मैट्रिक्स की हेल्प से इस ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इन कांस्टेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम कॉस हाइपरबोलिक गामा एल और साइन हाइपरबोलिक गामा एल को कैलकुलेट कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।